हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएँ। इससे पिछले वाली सीरीज में हमने पढ़ा था कि एलसीआर सर्किट क्या होता है। हमने एलसीआर सर्किट के बहुत सारे पैरामीटर्स को पढ़ा कि जेड क्या होता है, उसके लिए आई क्या होता है, पावर फैक्टर पढ़ा, एंगल ऑफ इम्पीडेंस पढ़ा। फिर वहीं मैंने आपको एक हिंट दिया था कि हम रेजोनेटिंग सर्किट भी पढ़ेंगे या फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे। तो आज हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे कम्प्लीटली, जिससे कि हमारा एलसीआर सर्किट पूरा हो जाए। ठीक है ना। तो एक रेजोनेटिंग सर्किट होता क्या है, जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है। और फिर हमें भी पढ़ना है कि आज हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि रेजोनेटिंग सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है, या फिर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं अगर कोई भी सर्किट रेजोनेटिंग सर्किट है तो। ठीक है। क्या कंडीशन हो सकती है किसी भी सर्किट की रेजोनेंस के लिए। ठीक है। अगर हम किसी भी सर्किट को रेजोनेटिंग सर्किट बनाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है या हमें क्या नुकसान होता है। ठीक है। तो आज हमारा पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि व्हाट इज अ रेजोनेटिंग सर्किट। तो सबसे पहली बात, रेजोनेटिंग सर्किट होता क्या है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। When current in LCR सर्किट इज मैक्सिमम, कहने का मतलब अगर हम कोई भी LCR सर्किट बनाए, हमारे पास इंडक्टर है, हमारे पास कैपेसिटर है, हमारे पास रजिस्टर है, अगर हम उसमें करंट मैक्सिमम कर दें, क्या कर दें, करंट मैक्सिमम, तो उस वाले सर्किट को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग सर्किट। कहने का मतलब अगर हमारे पास LCR सर्किट है और उसमें हम किसी भी तरीके से करंट मैक्सिमम कर दें, करंट क्या करते हैं, मैक्सिमम बाय यूजिंग द सेम वोल्टेज। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है करंट भी बढ़ेगा, लेकिन हम जनरली में क्या रखना है कि वोल्टेज भी सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रखनी है और करंट को बढ़ाना है। तो हम किस तरीके से इंडक्टर लें, किस तरीके का कैपेसिटर लें, या किस तरीके से रेजिस्टेंस लें, जिससे हम अपने जो हमारा एलसीआर सर्किट है उसके अंदर करंट को मैक्सिमम कर पाए। अगर हम वो कर पाते हैं या वो अचीव कर पाते हैं मैक्सिमम करंट किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये एक रेजोनेटिंग सर्किट है। तो रेजोनेटिंग सर्किट होने के लिए जरूरी बात क्या है कि वो क्या होना चाहिए, एलसीआर सर्किट होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो इसी को हम पढ़ते हुए हम ये पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग सर्किट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। कि अगर कोई हमसे पूछने लगा कि भाई रेजोनेटिंग सर्किट के क्या एक ही फीचर है, उसमें करंट मैक्सिमम होता है, इसके अलावा उससे कोई और फीचर नहीं है, तो इसके अलावा उसके फीचर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला, करंट इज मैक्सिमम। जब हम कोई भी रेजोनेटिंग सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें हमें करंट क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम। हमने कोई भी सर्किट बनाया, वो किस लिए बनाया, इसमें करंट क्या हो, मैक्सिमम फ्लो हो। अगर करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम। ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमारा करंट मैक्सिमम होता है इन एलसीआर सर्किट, वो रेजोनेंस है। तो दूसरा पॉइंट यहीं से ये भी तो निकल कर आ सकता है कि अगर तुम्हारा करंट मैक्सिमम है तो उसका रेजिस्टेंस तो नहीं होगा पूरे सर्किट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंपीडेंस इज मिनिमम, किसके लिए, रेजोनेटिंग सर्किट के लिए। ठीक है ना। फिर इसका तीसरा पॉइंट आता है कि उसमें पावर फैक्टर होता है, वो यूनिटी होता है। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब पावर, जो हमारी कोस फाई की वैल्यू है वो क्या होगी, 1। अगर कोस फाई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब नो लॉस। क्या है कि कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर इसमें आता है कि पावर इन द कोइल इज मैक्सिमम। क्या आता है कि पावर इन द कोइल इज मैक्सिमम। कहने का मतलब कि जब उसमें कितना पावर लॉस होगा उस वाले पूरे सर्किट में, तो हमें वो निकालना पड़ता है। तो इसमें लास्ट आता है कि करंट और वोल्टेज में सेम फेस में होते हैं। अगर करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं तो उनके बीच में एंगल ऑफ इम्पीडेंस क्या बनेगा, फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। और हमें ये भी पढ़ना है कि इसमें कि किस तरीके से करंट वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, किस केस में, एक रेजोनेटिंग सर्किट के केस में। ठीक है। तो ये हमारे पढ़ने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे। हम बाय प्रूफ एंड बाय डेरिवेशन इन सब बातों को प्रूव करेंगे कि करंट मैक्सिमम क्यों होता है, इंपीडेंस कम क्यों होता है, पावर फैक्टर यूनिटी क्यों होता है, या फिर पावर लॉस कितना होता है, मैक्सिमम क्यों होता है, क्यों माना जाता है कि मैक्सिमम है। और फिर हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा वो है, जो करंट और वोल्टेज है किसमें, सेम फेस में। तो आज हमारे पढ़ने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये सारे पॉइंट होंगे। आई होप कि आप इन सब पॉइंटों को अपने रफ कॉपी पे या फिर कोई भी आपके पास कॉपी है उस पर लिख लीजिए, जिससे आपको सब चीज़ याद हो जाए, इजीली याद हो जाए। सो अब हमारे पढ़ने का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा कि हम किस तरीके से अपने सर्किट के अंदर करंट को मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर अपने रेजिस्टेंस को मिनिमम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर और एक क्या है, रजिस्टर। कैपेसिटर के अराउंड वोल्टेज कितना है, वीसी। इंडक्टर के अराउंड कितना है, वीएल। रेजिस्टेंस के अराउंड कितना है, वीआर। इसमें कितना करंट जा रहा है, आई। हमने इसको किस वोल्टेज से लगा रखा है, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन 2 पाई म्यू टी, जहाँ पे म्यू क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम ये वाली कंडीशन निकालेंगे, हाउ कैन वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ जेड। तो पिछला, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये वाली बात पढ़ ली थी कि किसी एक एलसीआर सर्किट के लिए उसके इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये चीजें हमने पढ़ ली थी अपने पिछले वाले वीडियो में। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे जेड सबसे कम करना है, जेड या करना है सबसे कम, तो मैं क्या काम करूंगा, या तो मैं एक्सएल माइनस एक्सी को 0 मान लूं, या फिर मैं आर को 0 कर लूं। है ना, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं आर को 0 मान लूं या फिर एक्सएल माइनस एक्सी को 0 मान लूं।
तो फॉर जेड मिनिमम आइदर आर इक्वल्स टू जीरो और एक्सएल माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। लेकिन क्या हम किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को जीरो कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं, क्योंकि सर्किट में कुछ ना कुछ तो वायर का इस्तेमाल होगा ही, जहां भी वायर का इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। बट हाँ, लेकिन अगर एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो कर सकते हैं कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, एक इंडक्टर है, उसका भी रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, दोनों का रेजिस्टेंस हो सकता है 5 ओम। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी करता हूँ, मतलब ये 5 ओम को 5 ओम में ही माइनस करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। तो मेरी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो सकती है क्या, कि आइदर आर इक्वल्स टू जीरो और एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू जीरो। आर का भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं एक्सएल में से एक्सी माइनस करूंगा तो वो जीरो बन सकता है। वो भी ऑब्वियस बात है बन सकता है, क्योंकि इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो एक्सएल माइनस एक्सी, कैपेसिटर और इंडक्टर का। तो मैंने क्या मान के चल रहा हूँ कि मैं एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा। अच्छा, जब कभी भी मेरा एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा, क्या होगा? एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। ठीक है, तो हम उसमें पढ़ेंगे जेड की वैल्यू क्या निकलती है हमारे लिए। लेकिन हमें क्या बात सीखनी है, अब मैंने आपसे बोला कि हमारा मेन मोटिव क्या था इस वाले टॉपिक को पढ़ने का, कि हमें सर्किट में क्या करना है? रेजोनेंस। क्या करना है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि सर्किट में करंट क्या हो? मैक्सिमम फ्लो हो। अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है जेड की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम। अगर जेड की वैल्यू में कम करनी थी तो हमारे पास दो तरीके थे, मैंने आपको बताए। अच्छा, लेकिन कोई हमसे बोलता है कि अब बताओ कि जेड मिनिमम कब होगा, है ना भाई? जेड हम कम तो कर रहे हैं, अब तुम ये बताओ कि जेड सबसे कम कब होगा और हम किस तरीके से कर सकते हैं जेड को कम। ना तो मैं वोल्टेज कम कर रहा, ना ही मैं वोल्टेज बढ़ा रहा, ना ही मैं करंट कम कर रहा, ना ही मैं करंट बढ़ा रहा। तो मुझे क्या काम करना है? जेड की वैल्यू एक ऐसी चीज से निकालनी है कि जिस पे उस वाली, मतलब एक पर्टिकुलर एक डायमेंशन लेना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, उस वाली क्वांटिटी को मैं चेंज करूंगा तो जेड की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर जेड की वैल्यू चेंज होती है तो सब्सिक्वेंटली हमारी करंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो हमें ये पढ़ना है क्या, कि जेड की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है और एक्सएल माइनस एक्सी पे डिपेंड कर रही है। आर को मैं बदल नहीं सकता, मजबूरी है, पर मैं एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो कर सकता हूँ। तो अगर मैं उसको जीरो कर दिया तो वहां से मैं एक चीज निकालूंगा जिसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होगा? फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, मतलब अगर मैं वोल्टेज चाहे कुछ भी हो मेरा, अगर मैं वो वाली फ्रीक्वेंसी उस वाले सर्किट में लगा दूं, वो वाली फ्रीक्वेंसी उस वाले सर्किट में लगा दूं जो मेरे गिवन सर्किट है, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहां पर करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी कर दूं, उसका आंसर जीरो ला दूं, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन कौन सी बनेगी? रेजोनेटिंग सर्किट वाली। अब जो रेजोनेटिंग सर्किट वाली हमारी कंडीशन बनेगी, उसके लिए सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, क्योंकि जो हमारा पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि होती क्या है, कि जब हम कभी भी एसी सोर्स इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर भी और लीनियर भी। जब हम उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं बाय नॉट चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो हम एक बात नोटिस करते हैं कि सर्किट में करंट चेंज हो रहा है। बल्कि आज तक हमने क्या पढ़ा, अगर हम बैटरी चेंज करेंगे तभी करंट चेंज होगा सर्किट के अंदर, या फिर रेजिस्टेंस चेंज करेंगे जब सर्किट के अंदर क्या होगा? करंट चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर मैं किसी भी सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, सॉरी किसी भी एसी सोर्स की अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि उसमें करंट ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। तो कहने का मतलब करंट एक फैक्टर है जो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो करंट सॉरी फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर भी होगा जो इंपीडेंस पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो हमें वही वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि जिस पे सबसे कम रेजिस्टेंस हो, जिस वाली फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम क्या हो? रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सबसे कम रेजिस्टेंस वहां होगा तो सबसे ज्यादा करंट भी तो उसी फ्रीक्वेंसी पे ही होगा। तो उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम ये एसी करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें सारी चीजें वेव्स की फॉर्म में होंगी, तो उसकी भी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा निकालने का, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा डेरिवेशंस का, कि हमें क्या निकालनी है? अपनी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। हमें पता है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आर को जीरो नहीं कर सकते, पर एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो कर सकते हैं। अगर एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो सकता है तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू क्या है? जीरो। तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो एक्सएल किसके बराबर आ जाएगा? एक्सी के। ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी था। तो एक्सएल किसके बराबर आ गया? एक्सी के। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई म्यू एल, है ना, पढ़ा था हमने कि एक इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल। 2 पाई म्यू एल। एक्सी क्या होता है? 1/2 पाई म्यू सी। ठीक है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो 2 पाई एल को मुझे नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई की मल्टीप्लाई 2 पाई में करी कितना बन गया? 4 पाई स्क्वायर। एल की मल्टीप्लाई सी में करी क्या बन गया? एल सी। यहाँ क्या बन गया? म्यू स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसका रूट कर दूं, इस तरफ भी रूट कर दूं, इस तरफ भी रूट कर दूं, तो म्यू की वैल्यू निकलेगी 1/2 पाई, रूट के अंदर 1/LC। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है। तो जब कभी भी एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा तो सर्किट में करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जेड क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अगर आपसे वो वाली एक चीज पूछी जाएगी किस वाली फ्रीक्वेंसी पे सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? मैक्सिमम, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? म्यू
या फिर आप इसको थोड़ा सा लिख लो म्यू आर, ठीक है ना। तो ये क्या होगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई इंटू रूट के अंदर एलसी, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालो कि जिसपे सर्किट में करंट क्या हो मैक्सिमम, या फिर सर्किट का इंपीडेंस क्या हो सबसे कम, तो वो क्या होगी ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/रूट के अंदर एल सी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं अगर इस 2 पाई की मल्टीप्लाई म्यू में कर दूं तो मुझे पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई म्यू क्या होता है 2 पाई म्यू। तो 2 पाई म्यू क्या बन गया ओमेगा, अगर यहाँ पे भी आर रेजोनेटिंग तो यहाँ इसके लिए भी क्या आएगा आर। तो कहने का मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं म्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट के अंदर एल सी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं सिंपल सा 1/रूट के अंदर एलसी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाली कि उस वाली फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट क्या होता है मैक्सिमम, जेड क्या होता है मिनिमम। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा पढ़ने वाला, हमें ये निकालना है कि जेड किसके बराबर होगा, और वहां पे हमारे कोस फाई की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ऑफ इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी। क्योंकि हमने अभी अपने शुरुआत के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये वाली बात तो सेट करी थी कि हमें इन सारी सब चीजें निकालनी है कि जेड कितना होता है, आई कितना होता है, आर कितना होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि व्हाट इज द पावर फैक्टर इन अ रेजोनेटिंग सर्किट। तो अब जो हमारी नई स्लाइड है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर ऑफ अ रेजोनेटिंग सर्किट। तो इससे पीछे वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जेड की वैल्यू क्या होती है, और फिर हमने कैसे एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली और एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली किसी भी सर्किट के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर। और उससे पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो जेड तो क्या होगा वहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा, क्या होगा एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा, कि आर तो जीरो हो नहीं सकता तो एक्सएल माइनस एक्सी कैन बी जीरो। तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या बन गया जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या बन गया जीरो। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल सी आर। तो कहने का मतलब जब भी मेरा कभी भी रेजोनेटिव सर्किट होता है तो वहां पे जेड की वैल्यू क्या निकलती है सिंपल सा आर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर में आ जाए कि इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस है एक्सएल इक्वल्स टू 100 ओम, ठीक है। एक्सी की वैल्यू कितनी है एक्स सी हो गया, अच्छा एल हो गया, कितना हो गया 100 ओम, और आर की वैल्यू है 50 ओम। और वो आपसे बोल दे कि ये सर्किट रेजोनेंस है, वैसे देखने में पता चल रहा है कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है तो क्या होगा रेजोनेंस ही होगा। और अगर नहीं मतलब किसी भी केस में हमें नहीं पता चल पा रहा है, और अगर वो आपसे बोल दे कि मैंने कैसे भी करके सर्किट क्या कर दिया रेजोनेंस कर दिया, अगर सर्किट में रेजोनेंस है तो हमें इस सर्किट का जेड निकालना है। क्या निकालना है जेड। तो जेड निकाल कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब हमने पढ़ लिया है क्या, जब हम कभी भी रेजोनेटिव सर्किट में होते हैं तो उसमें जेड की वैल्यू क्या होती है हमेशा उसके आर के बराबर। तो यहाँ जेड की वैल्यू इस पूरे सर्किट की कितनी होगी 50, क्या होगी जेड की वैल्यू 50 ओम, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा कंक्लूजन है कि जब कभी भी हम कोई भी रेजोनेटिव सर्किट पढ़ते हैं उसके अंदर आई की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, जेड की वैल्यू क्या होती है मिनिमम। मिनिमम कितनी होगी केवल उसके रेजिस्टेंस के बराबर, रेजिस्टेंस से नीचे कभी भी नहीं जा सकती है, ठीक है पहली बात। अच्छा अगर मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू जेड इक्वल्स टू आर है तो मैं कोस फाई निकाल सकता हूँ। कोस फाई का मतलब क्या होता है पावर फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है आर अपॉन जेड। तो आर की वैल्यू तो आर है, वो जेड की वैल्यू क्या रखी जाएगी वहां पे आर। देखो आर की वैल्यू आर है, जेड की वैल्यू क्या रख दी हमने आर, तो आर अपॉन आर क्या बन गया 1, 1 का मतलब यूनिटी। तो पावर फैक्टर क्या आ गया यूनिटी। जो हमने इसका शायद थर्ड पॉइंट था हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव का कि हमें ये प्रूव करना था कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो कितना होता है यूनिटी किसके लिए रेजोनेटिव सर्किट के लिए। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो आपका सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि वो सर्किट कौन सा है रेजोनेंस, सर्किट कौन सा है रेजोनेंस, अगर एलसीआर सर्किट की बात हो रही है तब, ठीक है। अगर कोस फाई की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली बात है फाई की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हम थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कहने का मतलब फाई की वैल्यू क्या है 0। अगर फाई की वैल्यू 0 है इसका मतलब एंगल ऑफ इम्पीडेंस क्या है 0। और जब मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंगल ऑफ इम्पीडेंस का एंगल ऑफ इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि करंट वोल्टेज के बीच में कितने एंगल का फर्क चल रहा है या फिर कितने एंगल का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 अगर इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा करंट और वोल्टेज इसमें सेम थे। तो हमने एक और अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रूव कर दिया कि फाई इक्वल टू 0 होता है तो उसका मतलब एंगल ऑफ इम्पीडेंस क्या होगा 0। इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज किसमें होते हैं सेम फेज में। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने क्या बात पढ़ी कि अगर कोई मुझसे बोल देता है कि भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है तो मैं निकाल सकता हूँ। कोई मुझसे बोल देगा कि एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं वो भी निकाल सकता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि बताओ रेजोनेंस से तुम क्या बात समझते हो, तो हम क्या बात बोलेंगे कि रेजोनेंस ऐसी कंडीशन है एलसीआर सर्किट की जिसमें उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। अच्छा मैक्सिमम कैसे होगा वो आपसे पूछने लगा तो आप क्या कहोगे क्योंकि उससे जेड सबसे कम होता है। अच्छा फिर आपसे पूछेगा कि जेड कम क्यों होता है तो आप कहोगे क्योंकि उसमें हम इस तरीके की फ्रीक्वेंसी डालते हैं कि जिससे एक्सएल किसके बराबर आता है एक्सी के, और एक्सएल अगर एक्सी के बराबर आ जाए तो वहां से हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिसपे जेड क्या होगी सबसे कम। अगर जेड सबसे कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आई क्या होगा सबसे ज्यादा। एक छोटी सी बात हो यहाँ पे क्या मैं इसमें आई निकाल सकता हूँ, इससे कितना ही होगा बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आई का फॉर्मूला क्या होगा वी अपॉन जेड, ये तो होगा ना।
और मुझे पता है यहाँ पे जेड किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आई की वैल्यू का निकलेगी वी अपॉन आर। तो कहने का मतलब मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा इसका, वी अपॉन आर। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक ये भी होगा कि करंट इन द सर्किट कितना होगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछ ले, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, तो वी इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे बस। यहाँ पे वीसी के लिए आई इंटू एक्सी, वीएल के लिए आई इंटू एक्सएल, और वी आर के लिए रेजिस्टेंस के लिए आई इंटू आर। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी, अगर इन तीनों में सेम करंट जा रहा है और इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, एक्सएल और एक्सी सेम है, तो इनका वोल्टेज भी तो सेम होगा ना, वी इक्वल्स टू आई आर, आई भी सेम और आर भी सेम। तो कहने का मतलब रेजोनेंस वाले केस में क्या होता है कि इनके अराउंड वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, सेम। इनके अराउंड वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, सेम। तो ये कहता है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने पढ़ा कि रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, करंट की वैल्यू क्या आती है, जेड की वैल्यू क्या आती है, पावर फैक्टर क्या होता है उसके लिए, एंगल ऑफ इम्पीडेंस क्या होता है। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ाने में कुछ गलती कर दी है या फिर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, तो प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म, कि मुझे पता चल जाए कि बस कैसे मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ और कैसे आपको एनरिच कर सकता हूँ और फिजिक्स पढ़ाने में। सो थैंक यू।